Good morning to all students. Today we're going to discuss about Debye model of specific heat of solid और इसी को हम बोलते हैं डिबाई टी की पावर 3 लॉ। तो ड्यूलोंग पेटिट के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कोरस्पॉन्डिंग टू सॉलिड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज 3R। अगर मैं ड्यूलोंग पेटिट की बात करता हूं तो उसने कहा था जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू सॉलिड्स के लिए हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी और ये टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होगी। उसके बाद आइंस्टीन के कुछ अजम्पशन थे और उसने प्रूव किया था कि हायर टेम्परेचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा कोरस्पॉन्डिंग टू सॉलिड वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। लेकिन वो आइंस्टीन कर्व एंड जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो हमारे मैच नहीं हुए थे। देन केम डिबाई इन द पिक्चर और डिबाई ने क्या कहा कि जो आइंस्टीन के अजम्पशन थे दैट आर कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसने क्या किया, जैसे आइंस्टीन ने क्या बोला था कि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। तो डिबाई ने क्या कहा कि जो हमारे एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग एटम को जब हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया और ये कहा कि दे वाइब्रेट इंडिपेंडेंट, तो डिबाई ने इसको डिस्कार्ड किया और उसने कहा कि अगर सारे के सारे एटम्स आइडियल स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं तो जो उनके वाइब्रेशंस होंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो हमारे कपल्ड वाइब्रेशन होंगे, मीन्स दीज वाइब्रेशन आर डिपेंड ऑन ईच अदर। उसके बाद आइंस्टीन ने एक और एजम्पशन लिया था दैट इज कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा सभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो कांस्टेंट होगा, लेकिन डिबाई ने इसे भी डिस्कार्ड किया और उसने कहा कि ठीक है वाइब्रेशन डिपेंडेंट भी हैं और यहाँ पर सम फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, देयर इज ए सम फ्रीक्वेंसी रेंज कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो सिंपल सा है कि जो डिबाई मॉडल आया था उसका जो बेस अजम्पशन था वो क्या था कि जो हमारे एटम्स के वाइब्रेशन होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, मींस दीज आर कपल्ड वाइब्रेशन, और उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम नहीं होगी। यहाँ पर एक रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की जिससे हमारे सारे के सारे एटम्स वाइब्रेट करेंगे। ये उसका फर्स्ट एजम्पशन था। अगर मैं सेकंड एजम्पशन की बात करूँ तो उसने क्या कहा, उसने सॉलिड को कंसीडर किया एक इलास्टिक बॉडी की तरह। उसने सॉलिड को एक इलास्टिक बॉडी की तरह कंसीडर किया और उसने क्या कहा कि जब भी हमारे एटम्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट करेंगे तो सॉलिड के कोरस्पॉन्डिंग एक इलास्टिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। मीन्स अगर हमारे एटम्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट करते हैं तो वो एक इलास्टिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारे पास दो टाइप की होती है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। तो मीन्स इलास्टिक बॉडी ले ली हमने सॉलिड को और जब एटम्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट करेंगे तो वो इलास्टिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे और इनके कोरस्पॉन्डिंग इलास्टिक स्टैंडिंग वेव दो टाइप की होती है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। जो थर्ड एजम्पशन था उसने अगेन क्या किया, उसने प्लैंक्स हाइपोथेसिस का यूज किया और ये कहा कि जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्टैंडिंग वेव वाज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसने यही कंसिडर किया कि जो एनर्जी होगी हमारी इलास्टिक स्टैंडिंग वेव की वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी बट इट इज डिस्क्रीट कह लो या इट इज क्वांटाइज्ड, ये हमारी क्वांटाइज्ड होगी। फोर्थ नंबर पे जो एजम्पशन लिया उसने कहा कि अगेन मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल के इक्विवेलेंट हैं, यानी कि मैंने एक ऐसा सॉलिड कंसीडर किया जिसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल है और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कैपिटल एन से।
अब एक एटम के कोरस्पॉन्डिंग कितने टाइप के वाइब्रेशन पॉसिबल हैं, दैट इज़ 3। क्यों, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, या वाई एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 3 ऑफ n। या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इन एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 3n। और यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होंगे। फिफ्थ जो अजम्पशन था उसने कंसिडर किया कि यहाँ पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी लिमिट होगी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू डी, और इसको कहा गया डिबाई फ्रीक्वेंसी। तो डिबाई ने क्या अज्यूम किया कि यहाँ पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज न्यू डी, मीन्स हमारे एटम्स डिबाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर सकते। तो देयर इज़ ए लिमिट ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, और वो लिमिट क्या है हमारे पास, इसने कंसिडर किया कि इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से हमारे एटम्स वाइब्रेट नहीं करते। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करता हूँ, किसमें, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट करने हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो मैंने बताया था कि सॉलिड के अंदर इलास्टिक स्टैंडिंग वेव होती है, और ये दो टाइप की होती है, कौन कौन से की, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। तो जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कौन कौन से, बोथ टाइप के, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई वी न्यू स्क्वायर ड्यू न्यू डिवाइडेड बाई वी टी की पावर 3 प्लस 4 पाई वी न्यू स्क्वायर ड्यू न्यू डिवाइडेड बाई v of L की पावर 3, where v is the volume of the solids and nu is the frequency of vibration corresponding to atoms। अब मैंने बताया दो टाइप की वाइब्रेशन है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो ये जो होगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन, यानी कि वो एटम जो ट्रांसवर्स मोशन या ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वी होगा। दिस इज हमारा द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम यहाँ पर एक बेसिक सा एजम्पशन लेते हैं कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसवर्स वेव, वो होते हैं ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फर्स्ट टर्म को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं ट्रांसवर्स वेव में वो 2 टाइम्स होते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल के। तो फाइनली मेरे पास जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आएंगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू टू न्यू प्लस ड्यू न्यू में, वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 8 पाई वी न्यू का स्क्वायर डी न्यू बाई वी टी की पावर 3 प्लस 4 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई वी एल की पावर 3, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स या वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स and vt is the velocity of transverse wave and vl is the velocity of longitudinal wave। तो ये हमारे पास अब नंबर ऑफ मोड्स आ चुके हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अगर इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 पाई वी कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 2 वी टी की पावर 3 प्लस 1 बाई वी एल की पावर 3 न्यू का स्क्वायर डी ऑफ न्यू। ये हमारे पास वो नंबर ऑफ मोड हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। लेकिन अब मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ अब टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे,
टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ना होके फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू मोड्स क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, दो, जो हमने कंसिडर किया था न्यू ऑफ डी, दैट इज डी बाई फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4πv 2/VT⁻3 1/VL⁻3 न्यू स्क्वायर डी न्यू, और लिमिट क्या होगी 0 से न्यू ऑफ डी। अब मेरे पास ये क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, तो ये हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। तो 2/VT⁻3 1/VL⁻3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से न्यू स्क्वायर डी ऑफ न्यू। अब अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो सिंपली 4πv 2VT⁻3 VL⁻3, इसको अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, 1 पावर रेज्ड बाई रेज्ड नंबर्स 0 से न्यू ऑफ डी। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने आ गए, राइट हैंड साइड ये आ गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिबाई मैंने क्या किया था, मैंने ये मुझे पता है कि मैंने टोटल नंबर ऑफ 1 मोल लिया था एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज n। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे 3n के इक्वल हो जाएंगे। और मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से न्यू ऑफ डी। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3n, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 4πv 2/VT⁻3 प्लस 1/VL⁻3। अब ये पहले अपर लिमिट पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, न्यू D⁻3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 0। तो मेरे पास क्या आएगा, ये 3n इक्वल्स टू 4πv 2/VT⁻3 प्लस में 1/VL⁻3 एंड न्यू D⁻3/3। अभी थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने पे क्या होगा, इस 3 को इधर भेज देता हूँ, तो 9n डिवाइडेड बाई न्यू D⁻3 आ गया हमारे पास 4πv 2/VT⁻3 प्लस में VL⁻3। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आया है। और अगर मैं यहाँ से न्यू D⁻3 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 9n/4πv 2VT⁻3 1/VL⁻3। और अगर मैं न्यू डी की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों साइड 1/3 स्क्वायर रूट लिया, तो 4πv 2/VT⁻3 प्लस में 1/VL⁻3 की होल पावर 1/3। तो दिस इज द डिबाई फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर मैंने इंटीग्रेशन किया टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो लिमिट आई 0 से न्यू डी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन मोड। एंड इसको जब इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करूँगा तो एक रिजल्ट तो आया मेरे पास ये कि 9n/न्यू D⁻3 4πv 2/VT⁻3 प्लस में 1/VL⁻3, वेयर VT and VL are the velocity of transverse and longitudinal wave. Nu D is the Debye frequency and n is the total number of atoms. अब बात कर लेता हूँ एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी, एवरेज एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एट टेम्परेचर T। तो अगर मैं एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की बात करता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और टेम्परेचर T पे, तो यही आइंस्टीन ने भी यूज की थी, दैट इज U बार। U बार रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू वन ऑसिलेटर, और ये किसके इक्वल आएगा, एच न्यू एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस का 1।
This is the average energy corresponding to one oscillator having frequency nu at temperature T। लेकिन मुझे फाइंड आउट करनी है टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगर टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी की मैं बात करूँगा तो क्या होगी, यू टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन वन वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अगर मैं टोटल वाइब्रेशन एनर्जी की बात करता हूँ तो क्या किया मैंने एक ऑसिलेटर के कोरस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी ली और उसको इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं उससे मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो इसका मैं करूँगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से न्यू ऑफ डी में। तो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, जीरो से न्यू डी, यू बार क्या आ जाएगा, एच न्यू बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू डैश में न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में कितना आया था, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एज प्लस वाइब्रेशनल। तो ये आया था ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो अब जोन सी टर्म एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी वो क्या हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगी। तो क्या आ गया 4πv और ये टर्म हमारी बाहर, तो ये आ गया 4πv 2/vt की पावर 3 प्लस 1/vl की पावर 3 एंड प्लैंक्स कांस्टेंट बाहर, जीरो से न्यू ऑफ डी एंड न्यू की पावर 3 डी न्यू डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ये बच गया मेरे पास। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अभी के अभी मैंने फाइंड आउट किया था जब मैंने डिवाई फ्रीक्वेंसी निकाला था तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट किया था। तो ये हमारे पास क्या था 4πv 2/vt की पावर 3 प्लस 1/vl की पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 9n/vd की पावर 3। अब यहाँ पे बात करता हूँ तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 9n बाई न्यू डी की पावर 3 h जीरो से न्यू ऑफ डी न्यू की पावर 3 डी न्यू एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस वन। अब अगर मुझे टोटल वाइब्रेशन एनर्जी निकालनी है दैट इज यू टोटल, तो इस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा अब सोल्व। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्की ही मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। तो मैंने क्या किया, लेट एच न्यू बाई के टी को ले लिया मैंने एक्स, ठीक है। तो एच डी न्यू बाई के टी हमारा हो गया डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, के टी एक्स बाई एच, और डी न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के टी बाई एच ऑफ डी ऑफ एक्स। तो अब जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास एच न्यू बाई के टी है वहाँ पर मैं एक्स रखूँगा, और जहाँ पर न्यू है उसकी जगह मैं के टी बाई एच इंटू एक्स रखूँगा। ये हमारे पास अब कन्वर्जन आएगा। अब बात करता हूँ लिमिट की। वहन न्यू हमारा जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जब हमारा न्यू डी के इक्वल होगा दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ डिबाई फ्रीक्वेंसी, तो एक्स को मान लेता हूँ मैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स ऑफ एम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने एच न्यू बाई के टी को एक्स लिया तो जब न्यू हमारा जीरो होगा तो x भी जीरो हो गया, और जब हमारा न्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज इक्वल्स टू डी बाई फ्रीक्वेंसी, तो हमारा x भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एच न्यू डी बाई के ऑफ टी, के टी। अब अगर मैं u टोटल लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल होएगा, 9h बाई न्यू डी की पावर 3 जीरो से लिमिट चेंज जीरो से x ऑफ m, अगेन न्यू की जगह क्या रखूँगा, के टी बाई के टी एक्स बाई एच की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी न्यू, के टी बाई एच डी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ एक्स माइनस वन।
तो ये मेरे पास आ गया U टोटल, यानी कि टोटल वाइब्रेशन एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास 9NH बाई न्यू डी की पावर 3, 0 से XM लिमिट चेंज की मैंने, KT x बाई एच की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई KT बाई एच dx एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस 1। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो KT बाई एच है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये एज इट इज आ गया मेरा बाहर। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा U टोटल इक्वल्स टू 9NH बाई न्यू डी की पावर 3, 9NH न्यू डी की पावर 3 KT बाई एच की होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एच इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी एक्स की पावर 3 0 से एक्सम डिवाइडेड बाई ई की पावर x माइनस 1। अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करूँ तो एक h से एक पावर h कैंसिल हो गया, तो 9NH बाई न्यू डी की पावर 3, एक KT बाई एच को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच गया सिंपली KT बाई एच। अगर इसको मैं इसके अंदर भेज देता हूँ दैट इज न्यू डी की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एच 0 से एक्सम एक्स की पावर 3 dx ई की पावर x माइनस 1। कुछ नहीं किया, ये जो न्यू डी यहाँ पे था इसको मैंने क्या किया क्यूब रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो एक h से एक h एन कैंसिल हो गया, तो ये जो U टोटल आया मेरे पास वो कितना आ गया 9N KT बाई एच न्यू डी की होल पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से एक्सम एक्स की पावर 3 EX माइनस 1 दैट इज डी ऑफ एक्स। अब मेरे पास जो टोटल एनर्जी आई है या टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी आई है वो कितनी आ गई 9N KT बाई एच न्यू डी की होल पावर 3 0 से एक्सम एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई ई की पावर x माइनस 1। अभी के भी मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने एच न्यू बाई KT को अज्यूम किया था x, तो यहाँ से एक्सएम की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आ गई थी एच न्यू डी बाई के ऑफ टी, ये आई थी मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एच न्यू डी बाई के इज थीटा डी दैट इज डी बाई टेम्परेचर। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एच न्यू डी बाई के यानी कि इस पैरामीटर को एक नई टर्म दे दिया दैट इज थीटा डी। जैसे वहाँ पे क्या लिया था, वहाँ पे लिया था आइंस्टीन टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या ले लिया डी बाई टेम्परेचर। अब इसको डी बाई टेम्परेचर क्यों कहेंगे, क्योंकि जब मैं इसको डायमेंशनली सोल्व करूँगा तो इसके जो डायमेंशन निकल के आएंगे वो डायमेंशन निकल के आएंगे टेम्परेचर के। तो सिंपली मैं एक्सएम की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एक्सएम इक्वल्स टू डी बाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे लिमिट में क्या है 0 से एक्सएम, तो 0 एज इट इज रहेगा, एक्सएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डी बाई टेम्परेचर दैट इज थीटा डी बाई टी। तो मेरे पास जो U टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा 9N KT बाई एच न्यू डी की होल पावर 3 0 से थीटा डी बाई टी एक्स की पावर 3 EX माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगेन क्या है एच न्यू डी बाई के, तो यहाँ पर भी मैं थीटा डी यूज़ करूँगा, तो 9N KT टी बाई थीटा डी की पावर 3 0 से थीटा डी बाई टी एक्स की पावर 3 EX माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो दिस इज आवर टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू डिबाई मॉडल। तो देखो भाई कुछ भी नहीं किया, एक हल्की मैथमेटिकल एडजस्टमेंट की। मैंने सबसे पहले क्या किया था भाई, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए क्या किया, एक एवरेज एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज दिस। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी, इंटीग्रेट किया था और यहाँ पे मैथमेटिकल एडजस्टमेंट की, एक नया पैरामीटर माना एच न्यू बाई के टी को एक्स मान लिया, न्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन की फॉर्म में मैं फाइनल टोटल एनर्जी को ले आया।
अब यहाँ पर एक नया टेम्परेचर माना, दैट इज डिबाई टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू है एच न्यू डी बाई के। एक्स एम की वैल्यू इन टर्म ऑफ डिबाई टेम्परेचर क्या आ गई, थीटा डी बाई टी। तो यू टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 n की होल टी बाई थीटा डी की होल पावर 3, 0 से थीटा डी बाई टी, एक्स की पावर 3 ई की पावर एक्स माइनस 1, दैट इज डी ऑफ एक्स। ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गया कोरस्पॉन्डिंग टू डिबाई मॉडल। अब जैसे आइंस्टीन में हमने क्या किया था, दो ही केस थे, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 2 केसेस की बात करता हूँ। तो फर्स्ट है एट हाई टेम्परेचर। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगा तो जो टी है मेरा वो क्या हो जाएगा, मच मच ग्रेटर देन थीटा डी, दैट इज डी बाई टेम्परेचर। या मैं कह सकता हूँ कि थीटा डी बाई टी मच मच लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब अगर मैं e की पावर x माइनस 1 को एक्सपेंड करता हूँ तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर बाई 3 फैक्टोरियल एंड शोन माइनस ऑफ 1। तो ये तो कैंसिल हो गया। अगेन अगर थीटा डी बाई टी मेरा मच मच लेस देन 1 है तो जो हाइयर्स पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो सिंपली e की पावर x माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x फॉर हाइयर टेम्परेचर। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो u टोटल आएगा, u टोटल कितना आ जाएगा, 9n के टी बाई थीटा डी की होल पावर 3, 0 से थीटा डी बाई टी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था e की पावर x माइनस 1, तो ये तो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया x के d ऑफ x। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो 9n के टी बाई थीटा डी की होल पावर 3, 0 से थीटा डी बाई टी सिंपली एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 9n के टी बाई थीटा डी की होल पावर 3, ये आ गया x की पावर 3/3 और लिमिट 0 से थीटा डी बाई टी। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो जो u टोटल आएगा दैट कम्स आउट टू बी 9n के टी बाई थीटा डी की होल पावर 3, थीटा डी बाई की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 माइनस 0। अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया, लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, 9n के टी बाई थीटा डी की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई इस 3 को यहाँ पे ले आया तो थीटा डी बाई टी की होल पावर 3। तो अब यहाँ पे भी पावर 3 है, वहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सिंपली, और ये 3 3 ज़ा 9। तो जो u टोटल आया मेरे पास वो कितना आ गया, 3n के टी। दिस इज द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हाई टेम्परेचर। अब अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, डी यू टोटल बाई डी टी, यानी कि टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 3n के टी विच इज इक्वल्स टू 3n के विच इज इक्वल्स टू 3 ऑफ आर। यानी कि अगर डिबाई मॉडल को मैं करेक्ट लेता हूँ तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी हाइयर टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू अगेन 3R के इक्वल होएगी। डुलोंग पेटिट्स लॉ में हमने क्या देखा था कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सॉलिड्स के लिए वो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी वैल्यू होती है 3R के इक्वल। आइंस्टीन में भी यही आया था। और हमारे पास जो डिबाई मॉडल है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हाइयर टेम्परेचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आया है वो हमारा आया है 3R के इक्वल्स। मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर तो हमारा डुलोंग पेटिट्स लॉ, आइंस्टीन मॉडल और डिबाई मॉडल तीनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, और ये तीनों मैच हो रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व से। लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है एट लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर के लिए तो डुलोंग पेटिट लॉ तो क्या बोलता है कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। आइंस्टीन ने कहा था कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल कर्व से मिसमैच हुआ था। अब देखते हैं कि डिबाई मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी।
तो अगर मैं लोअर टेम्परेचर की बात करूँगा तो T इज मच मच लेस देन थीटा डी। तो जो थीटा डी बाई टी होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर जीरो की तरफ टेंड करेगा, एज टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो क्वांटिटी है ये किसकी तरफ टेंड्स करेगी, ये हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो जो अब यू टोटल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9n/kT टी बाई थीटा डी की होल पावर 3। जीरो से लिमिट क्या थी, थीटा डी बाई टी थी, तो ये अब लोअर टेम्परेचर के लिए किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ। और ये हमारे पास x की पावर 3 EX-1 डी ऑफ एक्स। और इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पाई की पावर 4/15। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो u टोटल आएगा कोरोस्पॉन्डिंग टू लोअर टेम्परेचर मतलब जब t हमारा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो रेशियो है किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ करेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, दैट इज इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा 9n/kT टी बाई थीटा डी की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की पावर 4/15। तो अगर मैं अब यू टोटल की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, सिंपली 3/5 n के पाई की पावर 4 एंड टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय थीटा डी की पावर 3। दिस इज आवर टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे कैंसिल आउट किया 3 से, तो 3/5 एन के पाई की पावर 4 यहाँ पे टी की पावर 3 थी, एक पावर ये, तो टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई थीटा डी की पावर 3। लेकिन मुझे अब निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर टेम्परेचर। तो अगेन सी वी की वैल्यू क्या होती है, डी यू बाई या डी यू टोटल बाई डी ऑफ टी। तो डी बाई डी टी ऑफ, अब मेरे पास टोटल कितनी है 9n/k डिवाइडेड बाई 5 थीटा डी की पावर 3/5 है भाई, 3/5 n/k थीटा डी की पावर 3 पाई की पावर 4 टी की पावर 4। तो अब ये जो पैरामीटर है ये पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो ये सारा का सारा बाहर आएगा। तो 3/5 n/k पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई थीटा डी की पावर 3 एंड डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, एक पावर बार एक पावर रिड्यूस। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा वो कितना आएगा, 12/5 n/k पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई थीटा डी की होल पावर 3 टी की पावर 3। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये तो सारा का सारा क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है। n रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ एटम्स, k रिप्रेजेंट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा डी इज द डी बाई टेम्परेचर। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई है वो मेरे पास क्या आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3। और इसी को हम कहते हैं डी बाई टी क्यूब लो। तो ये हमारा है डी बाई टी की पावर 3 लो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी लोअर टेम्परेचर के लिए वेरी करती है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे कितनी पर कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर रेज टू द पावर 3। अब अगर मैं फिर से एक स्पेसिफिक हीट कर्व या फिर से मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर में, टेम्परेचर इन केल्विन में, तो मेरे पास किस टाइप का ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ड्यूलोंग पैटिट्स को। तो ड्यूलोंग पैटिट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट होगा 3r के इक्वल। फिर अगर मैं इसी के कोरस्पॉन्डिंग आइंस्टीन कर्व ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज ड्यूलोंग पैटिट कर्व। अब मैं अगर आइंस्टीन कर्व की बात करूँगा तो उसको रिप्रेजेंट करता हूँ बोल्ड लाइन से। तो ये क्या था, लोअर टेम्परेचर के लिए क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। दिस इज आवर आइंस्टीन कर्व।
और अगर मैं अब एक्सपेरिमेंटल कर्व की बात करूं तो वो क्या आया था, उसको मैंने क्या किया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल्स, होलो सर्कल्स की फॉर्म में। दिस रिप्रेजेंट्स आवर एक्सपेरिमेंटल कर्व। अब अगर मैं स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आई है T⁻³ फॉर लोअर टेम्परेचर। अब अगर मैं डिबाई कर्व ड्रॉ करता हूँ तो डिबाई कर्व की जो शेप आएगी वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम आएगी किसके कोरस्पॉन्डिंग, दिस इज आवर डिबाई कर्व। तो मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल कर्व थे और जो डिबाई कर्व आया है वो हमारे क्या हो रहे थे, एग्जैक्टली मैच। तो अगर मैं स्पेसिफिक कैपेसिटी में और टेम्परेचर में कर्व ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज आवर ड्यूलोंग पेटिट कर्व, दिस बोल्ड लाइन इज आइंस्टीन कर्व, दिस होलो सर्कल्स आर रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल कर्व एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द डिबाई कर्व। तो क्लियरली दिख रहा है कि डिबाई कर्व मैच हो रहा है विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दैट इज डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।